हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। इस चैप्टर में मैंने आपके साथ सॉल्यूशन की बात कर ली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली, मैंने सांद्रता इकाइयों की बात कर ली। इसके अलावा हमने जो बात की है वो बात कर ली ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। इसके अलावा मैंने आपको हेनरी का नियम समझाया, ये बात मैं कर चुका था। पिछले वाले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई वाष्प दाब के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको वाष्प दाब की कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस लेक्चर में मैं वापस एक बार वाष्प दाब को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ बातें जो वाष्प दाब के बारे में इंपॉर्टेंट है और जिनसे आप अनभिज्ञ हो, जिनको आप जानते नहीं हो, उनकी बात भी आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है मुझको यही काम, मैं यही नहीं चाहता कि आपने वाष्प दाब की परिभाषा देखी, उसे रटा और हमारा काम फ्री हो गया। ऐसा नहीं है। मुझे आपको केमिस्ट्री रटानी नहीं है, केमिस्ट्री समझानी है भाई, जिससे आप कभी भी अगर मान लो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है उनको आप तुरंतली क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ, यानी उन्हें देखते ही आप क्या कर दो, उसे सोल्व। ऐसी मेरी कुछ उम्मीद है और ऐसी मेरी कुछ धारणा है। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे भाई वाष्प दाब के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में मैंने वाष्प दाब की आपको परिभाषा बताई थी। परिभाषा क्या थी? एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की जो सतह है उस पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं उसे हम? वाष्प दाब। और मैंने कहा था उस परिभाषा में दो बातें इंपॉर्टेंट थी। एक बात तो क्या थी? ताप कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ताप क्या होना चाहिए भाई? नियत। दूसरी बात क्या थी? उसने बात की थी साम्य अवस्था के बारे में। किसके बारे में बात की थी? साम्य अवस्था के बारे में। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था जब भी आप वाष्प दाब का मापन करोगे तो आपके पास जो पात्र है, आपके पास जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए भाई? बंद, यानी वो होना चाहिए क्लोज। क्या होना चाहिए भाई? क्लोज कंटेनर। बताया था मैंने आपको। और साथ में दूसरी बात क्या बताई थी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? हिंदी में बोलते हैं इसको नियत। क्या होना चाहिए? नियत। ये दो बातें वाष्प दाब के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाष्प दाब का आप जब मापन करोगे तो भौतिक रूप से करोगे, मतलब प्रायोगिक रूप से करोगे। इसलिए आप जो कंटेनर लोगे वो कंटेनर कैसा होना चाहिए भाई? क्लोज कंटेनर। और जो टेम्परेचर लोगे वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मैंने बताया था अगर आपने ओपन कंटेनर ले लिया, आपका दो कंटेनर है, एक कंटेनर ओपन है और एक कंटेनर अपने पास क्लोज है। अगर आपने ओपन कंटेनर ले लिया तो मान लो इसके अंदर अगर आपने कोई लिक्विड भरा है तो उसकी जो वाष्प बनेगी वो बाहर चली जाएगी। उसकी वाष्प कहाँ चली जाएगी? बाहर। और जब उसकी वाष्प बाहर चली जाएगी तो शायद आपको कोई दाब वहां पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपका कंटेनर क्लोज है तो यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी वाष्प यहां बनेगी। थोड़ी देर बाद में वो वाष्प क्या लगाएगी? इसके ऊपर दाब, और वो दाब ही क्या होगा हमारे पास? वाष्प दाब। ये बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में की थी। अब मैं आपको जो मैंने पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें वाष्प दाब की जो कहानी समझाई थी उसको मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस डायग्राम को दिखा के एक ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ आपकी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मैंने कहा है मुझे वाष्प दाब के बारे में कुछ ऐसी बातें बतानी है जिनको आप जानते नहीं हो और जिनसे आप अनभिज्ञ हो। बात क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये बात तो मैं पिछले भी कर लिया था मैंने, ये बात कि इसमें जो आप कंटेनर लोगे वो बंद लोगे, यानी क्लोज कंटेनर लोगे, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा भाई? कांस्टेंट। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर को कर दिया हमने क्लोज, कर दिया क्लोज। और इस क्लोज कंटेनर में मैंने कोई लिक्विड ले लिया, यही किया था हमने। इसमें क्या ले लिया मैंने? कोई लिक्विड, जहां पर टी बराबर क्या है? के फोर है अपने पास कांस्टेंट, कि टेम्परेचर केल्विन है या टेम्परेचर को क्या मान लिया हमने? कांस्टेंट। ठीक है। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में इस लिक्विड की कुछ वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प। और ये वाष्प कहां चली जाएगी भाई? इस कंटेनर की ऊपर वाली दीवार पर। ये क्या बन गई? ये बन गई भाई वेपर। क्या बन गई? वेपर। ये इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प। किससे बनी है? इस लिक्विड से। किससे बनी? इस लिक्विड। और उन्होंने बताया था जब भी कोई द्रव वाष्प अवस्था में चेंज होता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, या उसे आप बोल सकते हो वाष्पन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यहां पर लिक्विड लिया है तो लिक्विड की कोई ना कोई सी डेंसिटी होगी, लिक्विड का अपना घनत्व होगा, और इस घनत्व के कारण जो द्रव के अणु हैं आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण
जो बॉटम वाले अणु हैं वो इस सरफेस वाले अणु को धक्का मारेंगे और ये अणु इस एनर्जी को लेकर कहां चले जाएंगे, ऊपर, और क्या बन जाएगी भाई, वाष्प। और जब भी कोई द्रव वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं हम द्रव का वाष्पन। क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे द्रव का वाष्पन, इसे बोलेंगे रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश में, इवेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, वाष्पन। और आर बराबर क्या है, आर बराबर रेट, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, यानी वाष्पीकरण की दर, कि वाष्पीकरण कितना हो रहा है। तो देखो आप शुरू में बताओ वाष्पीकरण हो रहा ही नहीं हो रहा। अब सोचो अगर मान लो इस वेपर का दाब यहां पर मैं P1 ले लूं, कितना ले लूं, P1, तो आप ऐसे करोगे, आपने कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में आपने लिक्विड डाल दिया, थोड़ी देर बाद में उसमें से कुछ बूंदे वाष्प कहां चली जाएगी, कंटेनर की दीवार के ऊपर। ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी बूंदे एक साथ चली जाएंगी, धीरे धीरे बताओ वेपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मान लो पहले प्रेशर P1 था, अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, और ज्यादा टक्कर होगी इनमें, जितनी ज्यादा टक्कर होगी बताओ वेपर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी वेपर। मान लिया मैंने इसका प्रेशर क्या है P2, अब भी क्या हो रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। भाई वाष्पीकरण ही तो हो रहा है, तभी तो आपकी द्रव किसमें चेंज हो रही है, वाष्प में। अब सोचो मान लो यहां पर पहले जो वाष्प थी उसकी 10 बूंदे थी, अब थोड़ी देर बाद में वाष्प की कितनी बूंदे हो गई भाई, 20। बताओ अगर वाष्प की बूंदे बढ़ेगी तो बताओ वाष्प दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा P2 और P1 की बात करूं तो मैं कह सकता हूं P2 ग्रेटर देन होगा P1 के। बताओ बात सही है कि नहीं। अरे सोचो ना कि यहां पर मान लो 10 बूंदे गई थी, तो 10 बूंदे जितना दाब लगाएगी, मान लो यहां पर 20 बूंदे गई थी, तो 20 बूंदों का दाब ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर यहां पर दाब P2 है और यहां पर दाब P1 है तो बताओ P2 ग्रेटर देन P1 होगा कि नहीं होगा, ये तो कह सकते हैं ना, होगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे ऊपर मैं कहूंगा जैसे जैसे ऊपर वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो बताओ वाष्प वापस नीचे आएगी नहीं आएगी, मतलब यहां से वापस क्या लगेगा, दाब, यानी आपकी जो वाष्प की बूंदे हैं बताओ द्रव में आएगी नहीं आएगी। और मैंने कहा है जब भी वाष्प किस में चेंज होती है, द्रव में, उसे बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे, कंडेंसेशन। मतलब यहां पर कौन सी घटना हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, यानी कहेंगे संघनन की दर। क्या कहेंगे, संघनन की दर। लेकिन एक बात समझो, क्या शुरू में कोई संघनन हुआ था, क्या नहीं हुआ था। शुरू में तो क्या हुआ था, वाष्पीकरण। यहां पर भी क्या था, वाष्पीकरण। मैं कहूंगा जो संघनन था वो कुछ समय बाद हुआ था। शुरू में तो ओनली क्या चल रहा था हमारे पास, वाष्पीकरण। और जैसे जैसे वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ी कुछ देर बाद में किसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, संघनन की। मतलब जो आपके वाष्प के अणु है वो कहां पर आ जाते हैं, द्रव पर, और द्रव की सतह पर क्या लगाते हैं, दाब। उस दाब को क्या बोलते हो आप, वाष्प दाब। क्या बोलते हो उसे, वाष्प दाब। अब देखो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये जो लिक्विड था इसमें जितनी वेपर ऊपर बनी उतनी वेपर खा जाएगी नीचे। मतलब वो जितना रेट ऑफ इवेपोराइजेशन होगा उतना ही रेट ऑफ क्या हो जाएगा भाई, कंडेंसेशन। मतलब जितनी द्रव की बूंदे वाष्प बना रही थी उतनी वाष्प की बूंदे क्या बना लेंगी भाई, द्रव। यानी जितनी द्रव वाष्प में जा रही थी उतनी वाष्प कहां चली जाएगी, द्रव में। मैं कहूंगा एक साम्य अवस्था आ जाएगी। बताओ आएगी नहीं आएगी भाई, जितना द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है उतना ही वाष्प किसमें चेंज हो रहा है, द्रव में। बताओ एक साम्य अवस्था आएगी नहीं आएगी। मैं कहूंगा यहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पे सोचो, मान लो जैसे मान लो द्रव वाष्प में चेंज हुई और ऊपर दाब मान लो P हो गया, तो ऊपर वाली सतह कहां लगाई, नीचे वाली दाब। बताओ नीचे भी दाब P होगा कि नहीं होगा। मैं कहूंगा यहां पर बताओ P कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। यहां पर P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, VP। VP मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर। कहने मतलब ये कि जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो जाती है तो इस समय जो दाब लगता है उस दाब को क्या बोलते हैं हम, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। मतलब वाष्प दाब क्या होगा, अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि वेपर प्रेशर कब होगा, जब संघनन की दर, या मैं कह सकता हूं जब वाष्पन और संघनन, जब वाष्पन और संघनन किस में होंगे, साम्य में। जब वाष्पन और संघनन साम्य में होंगे तो इस टाइम जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। भाई जब वाष्पन और संघनन एक साम्य में आ जाएंगे उस समय जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मतलब वाष्पन में क्या होगा, लिक्विड, और यहां पर कौन है, वेपर। लिक्विड और वेपर, मैं कहूंगा द्रव और वाष्प। बताओ इनमें साम्य आएगा नहीं आएगा। और इस साम्य को क्या बोलते हैं हम, भौतिक साम्य। एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि जब वाष्प दाब की घटना होती है तो किस प्रकार का साम्य उत्पन्न होता है। तो आप कहो कौन सा साम्य उत्पन्न होता है, भौतिक साम्य। क्यों होता है, देखो क्योंकि आप जानते हो द्रव भी एक भौतिक अवस्था है और वाष्प भी क्या है, एक भौतिक अवस्था। तो इनके द्वारा जो साम्य बनेगा वो साम्य कैसा होगा भाई, भौतिक साम्य। कैसा साम्य हो गया भाई, भौतिक साम्य। ध्यान से देख लीजिए आप,
कि इनके द्वारा जो साम्य बनेगा वो साम्य कैसा होगा भाई, भौतिक साम्य। कैसा साम्य होगा? भौतिक साम्य। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले यहां पर संघनन नहीं था, सबसे पहले क्या था, ओनली फॉर ओनली वाष्पीकरण। जैसे जैसे वाष्पीकरण बढ़ता गया थोड़ी देर बाद में क्या आने लग गया, संघनन। और एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर वाष्पन और संघनन दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। अब जब दोनों की दर ही बराबर हो गई तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट होगा ही नहीं होगा। और ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या बोला है हमने, वेपर प्रेशर। क्या बोला है हमने, वेपर प्रेशर। बात क्लियर है यहां तक की? ये जो प्रेशर है उसको क्या बोला है हमने, वेपर प्रेशर। और यहां पे देखो सब जगह टी बराबर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर को मैंने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट। और कंटेनर कैसा लिया है मैंने, क्लोज। क्योंकि आप जानते हो खुले पात्र में कभी भी साम्य अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती, पता है आपको इस चीज का। तो ये बात थी किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में। अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा इसका, लेकिन आप ये ध्यान रखना शुरू में देखो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण तो हर स्टेप में है, लेकिन संघनन शुरू में बढ़ा और लास्ट में जाके किस में आ गया, साम्य अवस्था में। और साम्य अवस्था पे आने पर जो दाब बना उस दाब को ही बोला हमने वाष्प दाब। क्या बोला हमने, वाष्प दाब। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। यहां तो ले लिया मैंने प्रेशर, ठीक है, और यहां ले लिया मैंने टाइम टी, क्योंकि हमें टेम्परेचर ले नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है अपने पास, कांस्टेंट। तो यहां तो ले लिया मैंने प्रेशर, और ये प्रेशर कौन सा है, वेपर प्रेशर। और यहां पर ले लिया मैंने टाइम टी। अब बना रहा हूं मैं ग्राफ, किस किसी बीच में, ये तो दाब के बीच में और समय के बीच में। तो आप देखो, आपने जब पूरा प्रोसेस देखा उसमें देखा होगा कि जो वाष्पीकरण है उसका मान फिक्स है। जितना वाष्पीकरण पहले हो रहा था उतना ही बाद में, उतना ही बाद में। मतलब वाष्पीकरण पूरे के पूरे प्रक्रम में फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। बात ध्यान से समझना, जब भी वाष्प दाब होता है तो जो वाष्पन होता है, वाष्पन या वाष्पीकरण आप जो भी बोलो, जब भी वाष्प दाब होता है तो पूरे के पूरे वाष्प दाब में जो वाष्पन या वाष्पीकरण का मान है बताओ फिक्स है कि नहीं। लेकिन देखो संघनन पहले नहीं था, लेकिन बताओ बाद में आया कि नहीं आया। तो मैं कहूंगा अगर मुझे वाष्पीकरण का यानी मुझे रेट ऑफ इवेपोराइजेशन का ग्राफ बनाना है, बताओ स्टेट आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भाई आर इवेपोराइजेशन को। हिंदी में लिखो तो क्या लिखाऊंगा, ये दिखा रहा है वाष्पन को। किसको दिखा रहा है, वाष्पन को। क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने पूरा का पूरा प्रक्रम देखा था उस पूरे के पूरे प्रक्रम में जो वाष्पीकरण की दर थी वो फिक्स थी, उसमें ना तो कोई घटत हुई ना कोई बढ़त हुई। इसलिए मैंने इस पूरे ग्राफ को क्या कर दिया भाई, कांस्टेंट। मतलब इसका मान चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। लेकिन सोचो संघनन पहले था क्या, मैं कहूंगा पहले संघनन कितना था, 0। धीरे धीरे संघनन बढ़ा, धीरे संघनन बढ़ा। और एक अवस्था ऐसी आई इस पॉइंट पर, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर एक अवस्था ऐसी आई, ये टाइम टी मान लो, कोई सा भी मान लो। इस पॉइंट पर एक अवस्था ऐसी आई जहां पर ये कौन है, रेट ऑफ वाष्पन, और ये कौन है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, संघनन। इसे क्या बोलेंगे हम, संघनन। देखो ना भाई शुरू में तो पूरा का पूरा वाष्पन कांस्टेंट था, देख लो आप ध्यान से। संघनन शुरू में कितना था, 0। जैसे जैसे ऊपर वाष्प दाब बढ़ा, पता धीरे धीरे संघनन आया कि नहीं आया। बढ़ते एक अवस्था ऐसी आई इस पॉइंट पर जो संघनन था और जो वाष्पन था वो दोनों क्या हो गए, बराबर। यानी यहां पर क्या है, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इक्वल टू है रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जो वाष्पन है और संघनन है वो दोनों क्या हो गए, बराबर। और ये जो पॉइंट पर जो प्रेशर आ रहा है, ये जो प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे, उस प्रेशर को क्या बोला है अपन ने, वेपर प्रेशर। क्या बोला है इसने, वेपर प्रेशर। ये ग्राफ दिखाता है वाष्प दाब का आलेखीय निरूपण। क्या है ये है वाष्प दाब का आलेखीय निरूपण। बात समझ में आ गई हो आपको। देखो ये ग्राफ क्या, ये क्या दिखा रहा है कि पूरा का पूरा जो कंडेंसेशन, वो पूरा का पूरा जो वाष्पन है वो पूरे के पूरे प्रक्रम में क्या है, स्थिर। लेकिन संघनन जो है पहले 0 था, आपको देख लिया ना आपने डायग्राम, संघनन का मान पहले 0 था। जैसे जैसे वाष्प की मात्रा बढ़ी धीरे धीरे क्या होने लग गया, संघनन। और एक अवस्था ऐसी आई जिसमें संघनन और जो वाष्पन था दोनों क्या हो गए, बराबर। उस अवस्था में जो दाब बना उस दाब को क्या बोला हमने, वाष्प दाब। देख लो पहले वाष्पन 0, वो संघनन 0 था, धीरे धीरे संघनन बढ़ा और इस पॉइंट पर आके संघनन और वाष्पन दोनों क्या हो गए, बराबर। और इस पॉइंट पर जो प्रेशर बना, ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। उसे क्या बोल रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। बात क्लियर है। तो ये है अपने पास वाष्प दाब और ये है उसका ग्राफ। ये क्या है उसका ग्राफ, कि वाष्प दाब का ग्राफ आप किस प्रकार दिखा सकते हो। ध्यान देख लीजिए बोर्ड पर कि वाष्प दाब का ग्राफ किस प्रकार का होगा। पता लग गया आपको कि वाष्प दाब का ग्राफ कैसा होता है। इस प्रकार ग्राफ होता है वाष्प दाब का। ये दिखाता है संघनन की दर को, ये दिखाता है वाष्पन की दर को। और एक पॉइंट पर संघनन और वाष्पन बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में जो दाब लगता है उस दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं उसे, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं उसे हम, वाष्प दाब। क्लियर है, बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से बात, एक बात और इंपॉर्टेंट,
यहां तक की बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, ये प्रेशर है और ये अपने पास है टाइम टी, ये क्या है अपने पास टाइम टी, और यहां पर आएगा अपने पास वेपर प्रेशर। ठीक है, बता दिया ना भाई ये ग्राफ। एक बात तो सुनो, आपने 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी उसमें चलती है गैस अवस्था, उसमें आपने गैसों के नियम पढ़े होंगे, चार्ल्स का नियम, बोयल का नियम, राउल्ट का, चार्ल्स का नियम, बोयल का नियम, इसके अलावा आवोगाद्रो का नियम चलता है। ऐसे काफी सारे नियम चलते हैं गैसों के नियम, उन्हें बोलते हैं हम गैसों के नियम, लॉ ऑफ गैसेज, उसमें चलते हैं गैसों के नियम। उस गैसों के नियम में आपने नियम पढ़ा होगा बोयल का नियम, खूब पढ़ा है विद्यार्थियों ने। एक नियम पढ़ा होगा आपने बोयल का नियम, पढ़ा है ना भाई। एक नियम चलता है चैप्टर मतलब 11th क्लास में, चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। उसमें गैसों के नियम चलते हैं, उसमें एक नियम चलता है बोयल का नियम। अब मैं 11th में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बोयल का नियम समझा रहा हूं। बोयल का नियम क्या कहता है कि जब मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब आप जानते हो मोल कांस्टेंट कब हो सकते हैं भाई, अगर आपका कंटेनर ही ओपन है। सोचो, अगर आपका कंटेनर ही ओपन है तो जितने यहां होंगे बताओ बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, और बाहर चले जाएंगे तो बताओ भाई, मान लो अगर आपने एन मोल लिए हैं, थोड़ा सोच के देखना आप इस चीज को। अगर मान लो आपका कंटेनर ओपन है और इस ओपन कंटेनर में आपने किसी भी पदार्थ के एन मोल लिए हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, इसकी वेपर बनेगी और बाहर चली जाएगी। बताओ मोल में कमी आएगी नहीं आएगी? मोल कांस्टेंट कम होंगे जब आप इस कंटेनर को क्या कर दो भाई, क्लोज। अगर आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, जितने मोल यहां है वो बाहर तो जा नहीं सकते। बताओ मोल कांस्टेंट रहेंगे नहीं रहेंगे? भले वो बात अलग है कि सर इसकी वेपर बन जाएगी, लेकिन बताओ मोल तो स्थिर रहेंगे ना भाई। वेपर भी तो इसकी बन रही है, क्या वेपर इस कंटेनर को छोड़कर बाहर जा रही है? क्या नहीं जा रही? बताओ मोल कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे? और टेम्परेचर भी आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट। मतलब कंडीशन बताओ वाष्प दाब वाली लगी नहीं लगी? तो सुनना ध्यान से बात, अगर मोल कांस्टेंट हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आपने नियम पढ़ा है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये होता है किसका नियम, बायल का नियम। ये तो कहते हो, और कहते हो आप कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कहने मतलब है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो दाब का मान क्या हो जाता है, कम। अगर टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो दाब का मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब सुनो ध्यान से बात, मैंने भी यहां पर क्या किया है, टेम्परेचर किया है कांस्टेंट। मैंने वाष्प दाब में क्या किया है, टेम्परेचर क्या किया है, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, वाष्प दाब पर यह बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता। वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता है, यानी आप वाष्प दाब पर बोयल का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि बोयल क्या कहता है, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। जबकि ऐसा यहां नहीं होता। यहां क्या नहीं होगा, देखो, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर में वॉल्यूम V1 है और दूसरे कंटेनर में वॉल्यूम को डबल कर दिया गया। एक कंटेनर है जिसमें कोई भी पदार्थ भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम मान लिया V1 है। दूसरा कंटेनर है, इसमें भी कोई पदार्थ है और इसका वॉल्यूम यहां से क्या कर दिया, दुगुना। इसका टेम्परेचर T है, यहां भी इसका टेम्परेचर यहां भी क्या है, T, यानी T क्या है, कांस्टेंट। और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तक वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। जबकि आप देखो यहां ये क्या करता है, देखो यहां पर तो वॉल्यूम V1 था और यहां पर था T2V2, मतलब 2V1 कह सकते हो आप। यहां क्या कर सकते हो, 2V1, मतलब यहां से वॉल्यूम जो था उसकी, मतलब यहां पर वॉल्यूम मान लो आपने V1 है और यहां पर वॉल्यूम ले लिया आपने 2V1, यानी इसका क्या है, 2 गुना। मैं कहूंगा यहां पर आपने वॉल्यूम का मान बढ़ा दिया, इसका क्या कर दिया, 2 गुना। तो ये नियम क्या कहता है, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम। यानी ये कहेगा कि यहां पर प्रेशर मान लो P1 है और यहां पर प्रेशर मान लो P2 है, तो बताओ P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, क्या कहेगा, P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। अगर हम बोयल के नियम को लगाएंगे तो बोयल का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम। यानी यहां पर तो वॉल्यूम V1 था और यहां पर वॉल्यूम 2V1 था, यानी इसका 2 गुना था, तो वॉल्यूम का मान बढ़ गया और वॉल्यूम का मान बढ़ेगा तो बताओ प्रेशर का मान कम होगा कि नहीं होगा। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि P2 का मान तो कम हो जाएगा, P1 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, इस बोयल के नियम को देखकर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वाष्प दाब पर बोयल का नियम लागू नहीं होता है। अगर बोयल का नियम लागू नहीं होगा तो जो प्रेशर P1 यहां पर है ना, वही प्रेशर क्या होगा, P2। मैं कहूंगा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P2। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि
कि वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक पूरे के पूरे प्रोसेस में वाष्प दाब चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने परिभाषा क्या बोली है कि एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्या हो जाता है? प्रेशर कांस्टेंट। और अगर प्रेशर ही कांस्टेंट हो गया तो जो प्रेशर यहां होगा मतलब वो का वो प्रेशर यहां होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता। ये बात अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक आप वाष्प दाब को क्या मानोगे? सेम मानोगे। क्या मानोगे? सेम। भले चाहे आयतन सिंगल हो चाहे डबल हो, भले चाहे आयतन को 2 गुना करे चाहे 5 गुना करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाष्प दाब पर कभी भी बोयल का नियम लागू नहीं होता है। बात क्लियर है? और यह है इसका ग्राफ। यहां तक बात क्लियर? अब मैं समझाऊंगा आपको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमको राउल्ट के नियम पढ़ने से पहले वाष्प दाब के बारे में काफी कुछ आना चाहिए। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक अपने पास तापक्रम, यानी पहला कारक ही कौन सा ले लिया मैंने? टेम्परेचर। अब सुनो, मैंने जब आपको वाष्प दाब पढ़ाया तो मैंने कहा आपको कंटेनर क्लोज लेना है और टेम्परेचर क्या करना है आपको? कांस्टेंट, यानी ताप क्या करना है आपको? कांस्टेंट। ऐसा क्यों? सुनो, अगर मान लो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर दिया। सोचो ये कंटेनर क्लोज था, क्लोज तो लेना ही पड़ेगा हमको। इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर दिया और यहां पर आपने मान लो बर्नर लगा दिया बर्नर, और इसको करने लग गए आप गर्म। आप जानते हो जैसे आप लिक्विड को गर्म करोगे, बताओ लिक्विड की वेपर बनेगी नहीं बनेगी? बताओ बनेगी नहीं बनेगी? क्योंकि आप जानते हो अगर आपने कंटेनर क्लोज लिया है और आपने उस लिक्विड को गर्म किया नीचे से, मतलब आपने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने पर बताओ लिक्विड के पार्टिकल दूर भागेंगे नहीं भागेंगे? उसकी क्या बन जाएगी? वेपर। और वेपर कहां बनेगी? इस कंटेनर की दीवार पर, क्योंकि कंटेनर क्या आपका? क्लोज है। मैं कहूंगा तो वेपर ज्यादा बनेगी नहीं बनेगी? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लिक्विड बताओ वेपर में चेंज होगा ही नहीं होगा? मैं कहूंगा टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा बताओ? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। और जैसे जैसे वेपर में चेंज होगा बताओ वेपर की बूंदें यहां पर इकट्ठा होंगी नहीं होंगी? और वेपर की बूंदें जैसे यहां इकट्ठा होंगी बताओ दाब लगाएंगी नहीं लगाएंगी? और वो दाब कौन सा होगा? वेपर प्रेशर। वो दाब कौन सा होगा अपने पास? वाष्प दाब। पता है ना आपको चीज का? मैंने बताया था आपको, अगर मान लो वाष्प की 10 बूंदे हैं और एक जगह वाष्प की 20 बूंदे हैं तो दाब ज्यादा कहां लगेगा? जब बूंदे क्या होंगी? ज्यादा। तो मान लो पहले आपने लिक्विड को गर्म नहीं किया था, अगर आपने लिक्विड को गर्म कर दिया तो मैं कहूंगा वाष्प ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी बताओ वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूंगा टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ वेपर प्रेशर का मान बढ़ता ही नहीं बढ़ता। इसलिए हमने जब वाष्प दाब पढ़ा तो टेम्परेचर को क्या कर दिया अपन ने? कांस्टेंट। क्या कर दिया? भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो वेपर प्रेशर को चेंज होगा क्या? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वेपर प्रेशर का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज। पता है आपको इस चीज का? सिंपल चीज है ना, खूब आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि अगर पानी को अगर आप गर्म करोगे बताओ वाष्प ज्यादा बनेगी नहीं बनेगी? और थोड़ी देर बाद में वो वाष्प क्या लगाएगी उस द्रव के ऊपर? दाब। और दाब भी कौन सा होगा अपने पास? वाष्प दाब। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब का जो मान है वो क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज होता है। बात क्लियर है? इसलिए मैंने वाष्प दाब में टेम्परेचर को क्या किया है भाई? कांस्टेंट। क्या किया है भाई? कांस्टेंट। बात क्लियर है? सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर क्या है? पता लग गया ना आपको कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट क्यों किया था? सेकंड फैक्टर है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। भाई अगर आप वेपर बना रहे हो तो आपको लिक्विड तो लेना ही पड़ेगा। द्रव की प्रकृति। अब सुनो, द्रव की प्रकृति से मतलब क्या है? देखो, द्रव की प्रकृति से मतलब है कि आप जो लिक्विड ले रहे हो उसमें बंधन किस प्रकार का है। सोचो, मान लो आपने कंटेनर लिया, थोड़ा इमेजिन करना इस चीज को। आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में सोचना, मान लो आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मान लो आपने डाल दिया एथिल अल्कोहल C2H5OH डाल दिया। आपने एक दूसरा कंटेनर लिया, ध्यान से देखना इस चीज को, और आपने डाल दिया इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, ये डाल दिया CH2OH और ये डाल दिया CH2OH।
ठीक है, ये होता है इथाइल। इसको क्या बोलते हैं C2H5OH को, इसको बोलते हैं हम इथाइल एल्कोहल। नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसको क्या बोलते हैं CH2OH और CH2OH, इसको बोलते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। चलता भी 11वीं क्लास में चलता है। और इसको क्या बोलते हैं इसको CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। इसे क्या बोलते हैं ग्लिसरीन, जो सर्दियों में लगाते हैं ना ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के, वो ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरोल है, या ग्लाइकोल जिसको बोलते हो, और ये अपने पास है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ग्लिसरीन ग्लिसरोल इसको बोलते हैं। ये अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल है और ये अपने पास है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब सोचो एक कंटेनर में आपने डाल दिया ये कौन आपने डाल दिया ये CH2OH, CHOH और CH2OH, तीनों ही लिक्विड है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड। इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने C। 3 कंटेनर लिए, तीनों कंटेनर में आपने अलग अलग लिक्विड को भर दिया। अब देखना ये है कि इन तीनों लिक्विड में से सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा। अब सोचो, अब बात करेंगे हम द्रव की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है। तो टेम्परेचर तो क्या रहने वाला है हमारा कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो वेपर प्रेशर तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा ना भाई। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब किस पर डिपेंड करेगा आपका, ओनली फॉर ओनली इस द्रव की प्रकृति पे, कि आपका द्रव कैसा है। अब सोचो, आप जानते हो एथिल अल्कोहल में कितना हाइड्रोजन है भाई, 1। अगर एथिल अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन है, बताओ इसमें हाइड्रोजन बंध कितना बनेगा, बनेगा इसमें 1 हाइड्रोजन इस प्रकार का। देखो क्या होता है हाइड्रोजन, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में। एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन कैसे बनेगा, C2H5OH, और ये ले लो आप वाटर। ये जो बंध बनेगा बीच में, ये बंध, इस बंध को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बंध। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध। परिभाषा सुन दो हाइड्रोजन बंध की, जब भी हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में आता है तो एक तरफ तो सहसंयोजक बंध से और एक तरफ अतिरिक्त बंध से बन जाता है। ये बंध ही क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंध। और आप कहते हो हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है भाई, फोन। यानी जब भी हाइड्रोजन इन 3 एलिमेंटों के बीच में आ जाए तो जो बनने वाला बंध है वो बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध। अब मैं उस चीजों में नहीं जाऊंगा कि हाइड्रोजन बंध क्या है, क्योंकि ये बातें आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। अब सुनो, इसमें 1 H है तो मैं कहूंगा यहां पर हाइड्रोजन में कितना बनेगा, 1। यहां पर कितने H है, 2। तो बताओ यहां पर हाइड्रोजन में कितने बनेंगे, 2। और यहां पर कितने H है, 3। तो मैं कहूंगा यहां पर हाइड्रोजन बंध कितने बनेंगे, 3। अब सोचो, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनेंगे, यहां पर 3 बन रहे हैं, यहां पर 2 बन रहे हैं, यहां पर 1 बन रहा है। मैं कहूंगा जितने ज्यादा बंध बनेंगे, बताओ मजबूती उतनी ज्यादा होगी नहीं होगी भाई। अगर आपका हाथ 3 व्यक्तियों ने पकड़ा है तो आपका हाथ छुड़ाने में उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक का हाथ 2 व्यक्तियों ने पकड़ा है और एक का हाथ केवल एक ही व्यक्ति ने पकड़ा है, तो छुड़ाना आसान किसको होगा, जिसका हाथ केवल एक ही व्यक्ति ने पकड़ा है। कहने मतलब ये कि ये एक ही बंध बनाएगा, ये 2 हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, और ये कितने बंध बना लेगा, 3। मतलब इसको तोड़ना काफी मुश्किल है। उसके बाद में नंबर आएगा इसका, उसके बाद में नंबर आएगा इसका। तो बताओ इन तीनों में सबसे पहले वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बंधन क्या है, इन दोनों की तुलना में कमजोर है। अगर इसमें बंधन दोनों की तुलना में कमजोर है तो पहले वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, क्यों पहले वेपर किसकी बनेगी, इसकी, उसके बाद वेपर किसकी बनेगी, इसकी, उसके बाद वेपर किसकी बनेगी, इसकी। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, इसका, उसके बाद में इसका, उसके बाद में इसका। अरे सोचो ना भाई, उसका हाथ 3 व्यक्तियों ने पकड़ा है, उसका हाथ 2 व्यक्तियों ने पकड़ा है, इसका हाथ केवल एक ही व्यक्ति ने पकड़ा है। तो जल्दी छुड़ा के कौन भगेगा, ये भगेगा। तो जल्दी जो भगेगा वेपर उसकी पहले बनेगी और उसका वाष्प दाब क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा कि अपने पास जो क्या वाष्प दाब जो है, शॉर्ट में लिख देता हूं वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है अंतरा आणविक आकर्षण बलों पर। अंतरा आणविक आकर्षण बल, जितने ज्यादा अंतरा आणविक आकर्षण बल होंगे वाष्प दाब का मान उतना ही क्या हो जाएगा भाई, कम। देखो यहां पर हाइड्रोजन बंध 1 था, यहां पर बंध 2 थे, यहां पर बंध 3 थे। जितने ज्यादा बंध बढ़ेंगे मजबूती उतनी ज्यादा होगी और उनको तोड़ पाना उतना ही क्या होगा, कठिन। अतः वेपर का मान कम होगा, इसलिए वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, क्या होगा भाई, कम। यही कारण है कि जिनके अंदर बंधन दुर्बल होते हैं उनका वाष्प दाब होता है ज्यादा, और जिनमें बंधन मजबूत होते हैं उनका वाष्प दाब क्या होता है भाई, कम। क्योंकि वाष्प दाब अंतरा आणविक आकर्षण बलों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जितने ज्यादा बंध बनेंगे उतनी ज्यादा मजबूती, जितने ज्यादा बंध बनेंगे मजबूती उतनी ज्यादा होगी, उनको तोड़ पाना बेहद कठिन होगा और उनसे बनने वाली वेपर भी क्या होगी, कम। अगर वेपर ही कम बन रही है तो वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाएगा, कम। यही कारण है कि वेपर प्रेशर जो है
वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर आणविक आकर्षण बल की क्या होता है भाई, व्यत्क्रमानुपाती। किसके व्यत्क्रमानुपाती होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल की। बात क्लियर है, बात समझ आ गई आपको। आज के लिए इतना ही, 2-3 टॉपिक और रह गए, उसके बाद अपना जो वाष्प दाब वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भाई राउल्ट के नियम के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।